जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से हम गीता रथी पर बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। और कल का जो हमारा डिस्कशन था वो था दुर्योधन की दृष्टि के ऊपर, और हमने कल श्लोक संख्या 6 तक समझा था, जिसमें दुर्योधन जो है वो पांडवों के पक्ष के जो योद्धा हैं उनका जो विवरण है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके देता है। तो अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पश्चात दुर्योधन ने अपने पक्ष के योद्धाओं का वर्णन किया। उसने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि मेरी सेना में आप स्वयं हैं और भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे अजय योद्धा हैं। साथ ही बहुत से अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। ये जो है वो 1.7 से 1.9 तक, 1.9 1.7 मतलब ये सब क्या है, 1 मीन्स पहला अध्याय है और जो 7 है 9 है ये सब श्लोक संख्या है। तो हम इसको आगे देखते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध्य द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवानि भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च स्वामिदत्तस्तथैव च अन्ये च भयभासुरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। दुर्योधन द्वारा गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ये विवरण एक प्रकार से दोनों सेनाओं की शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुने, जो युद्ध की रणनीति तैयार करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। आम जीवन में भी यह बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताती है कि हमें जीवन के हर पहलू में अपने सबल और निर्बल पक्षों पर ध्यान रखना चाहिए। दुर्योधन सिर्फ तुलना करके ही नहीं रुकता, अपितु वह गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख अपना निर्णय भी बताता है। चूंकि हमारे सेनापति अत्यंत अनुभवी भीष्म पितामह है और पांडवों के सेनापति अल्प अनुभव वाले भीम है, अतः हम अजय रहेंगे। ये श्लोक संख्या 1.10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। जीवन में भी यह बात सीखने योग्य है कि केवल सूचनाओं के संग्रह यानी कि डेटा कलेक्शन ही महत्वपूर्ण नहीं है, वरन उसका तर्कयुक्त विश्लेषण डेटा एनालिसिस कर उस पर निर्णयात्मक विचार डिसीजन मेकिंग बनाना भी आवश्यक है। लेकिन हाँ, दुर्योधन की भांति अति उत्साह भी नहीं होना चाहिए, अत्यंत सावधानी पूर्वक इससे बचना चाहिए। दुर्योधन की दृष्टि में कुशल कूटनीति भी साफ साफ दिखाई देती है। श्लोक संख्या 1.10 में उसने कौरवों की स्थिति को पांडवों की तुलना में श्रेष्ठ बताया और इसका कारण कौरवों की सेना का नेतृत्व अत्यंत अनुभवी सेनापति भीष्म पितामह के हाथों में होने को माना। दुर्योधन जब ये बातें गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा था तो उसे एहसास हुआ कि स्वयं उन्हें और अन्य श्रेष्ठ योद्धाओं को यह बात चुभ सकती है कि भीष्म के आगे उन्हें महत्व नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कुशल कूटनीति का परिचय देते हुए उसने गुरु द्रोणाचार्य और अन्य योद्धाओं को भीष्म पितामह को लगातार सहायता देते रहने की बात कही, और इस प्रकार मानो उसने कहा हो कि भीष्म पितामह के नेतृत्व में हम तभी श्रेष्ठ हैं जब आप जैसे योद्धा उनका साथ दे रहे हैं। कितना खूबसूरत बैलेंस बनाया है दुर्योधन ने। इस प्रकार सारी योद्धाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण तरीके से दर्शाकर दुर्योधन ने समन्वयकारी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दिया। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से प्रार्थना की कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन की इस चतुरता की प्रशंसा की जानी चाहिए। सामान्य जीवन में भी अक्सर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समूह में कार्य करते हुए या संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली में भी अक्सर देखने में आता है कि मुखिया की मंशा ना भी हो तो भी कभी कभी उसके साथ के जो लोग होते हैं मुखिया के किसी व्यवहार के कारण उपेक्षित महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में समन्वय पूर्ण रास्ता अपनाना श्रेयस्कर है और यह दुर्योधन का उपरोक्त कदम ऐसी स्थिति में मुद्दे को अच्छी तरह से संभाल लेने का श्रेष्ठ उदाहरण। ये हमने पहले अध्याय में देखा, जो दृष्टि की बात करती है दुर्योधन की दृष्टि है। दुर्योधन की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा इसमें 2-3 पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे दोनों पक्ष का सबल और निर्बल दोनों पक्ष का दुर्योधन ने विश्लेषण किया, एनालिसिस किया।
पांडवों की सेना कौरवों की सेना का न सिर्फ उसने डेटा कलेक्शन किया है, बल्कि उस पे एनालिसिस किया, उस पे निर्णय भी दिया। निर्णय क्या दिया कि हम अजय रहेंगे, हम जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेनापति है, वो जो पितामह भीष्म है, वो बहुत अनुभवी है। और उत्साह में आके दुर्योधन ये बात बोल रहा था क्रूर द्रोणाचार्य से, तो यकायक उसके मन में ये आया कि हम लगातार भीष्म पितामह की बात कर रहे हैं, तो ये भी वीर योद्धा है, इनको एक ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारी उपेक्षा हो रही। तो उसने बैलेंस बनाया, उसने बोला, मानो उसने बोला कि आप लोग जाके सहायता करो भीष्म पितामह को। मानो वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग सहायता कर रहे हैं, तभी वो बलशाली है, मतलब तभी वो अजय हो सकते हैं, हमारी सेना अजय हो सकती है। और जो एक और महत्वपूर्ण बात है, यही बात को लेखक ने कितनी खूबसूरत तरीके से आज के वर्तमान समय में देखा कि मुखिया की मंशा नहीं होती है किसी का उपेक्षा करने की, किसी को ऐसा महसूस कराने की, लेकिन कभी-कभी परिस्थितियों बस ऐसा हो जाता है, तो किस तरीके से बैलेंस बनाना चाहिए कूटनीति के द्वारा, कूटनीति के द्वारा। तो ये जो दृष्टि थी दुर्योधन की थी, जिस पे हमने आज चर्चा की। और अगला जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो है दोनों पक्षों के द्वारा संघर्ष, कौरव और पांडव की के दोनों पक्षों के द्वारा संकना, जिसको 1.12 से 1.20 तक श्लोक संख्या है। तो आज हम अपनी बात को इधर ही खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।